बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर सतयुग था और लोग अभी भी प्रकृति के साथ एकाकार थे। झारखंड के छोटा नागपुर की हरी भरी वादियों में ठाकुर गांव नामक एक छोटा सा गांव बसा था। वहां एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। 7 भाई और उनकी इकलौती बहन। माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी बहन पर आ गई थी। बहन का नाम लोग बिंदु रखते थे, क्योंकि वह इतनी प्यारी और कोमल थी जैसे बूंद बूंद अमृत। वह सुबह उठकर खेतों में जाती, पानी भरती, चूल्हा जलाती, साग सब्जी बनाती, भाइयों के लिए रोटी सेंकती। सबसे छोटा भाई अंधा था, उसकी आंखें जन्म से ही बंद। बिंदु उसे गोद में लेकर लोरी सुनाती, उसकी देखभाल करती जैसे माँ। छोटा भाई उसे दीदी कहकर पुकारता और बिंदु मुस्कुराकर कहती, भैया तू मेरी आंखें हैं। भाई खेतों में मेहनत करते, दिन भर धूप में काम करके शाम को लौटते। बिंदु उनके लिए गरम गरम खाना तैयार रखती। एक शाम जैसे हमेशा बिंदु साग बना रही थी। चाकू से सब्जी काटते हुए उसका हाथ फिसला, उंगली कट गई, खून की धार निकली, पूरा हाथ लाल हो गया। थोड़ा खून साग के पत्तों पर गिर गया। बिंदु घबरा गई। भाइयों का आने का समय हो रहा था, दोबारा साग बनाने का समय नहीं। उसने सोचा, थोड़ा सा खून है, क्या फर्क पड़ेगा, भाइयों को पता नहीं चलेगा। उसने वही साग पका लिया, मसाले डाले, हल्दी नमक मिलाया। स्वाद इतना बढ़ गया कि साग अमृत सा लगने लगा। भाई लौटे, थके हारे बैठे। बिंदु ने सब्जी परोसी। सबने पहला कौर लिया और आश्चर्य से बोले, वाह दीदी, आज की साग तो जादुई है, इतना स्वाद कभी नहीं आया, क्या राज है? बिंदु मुस्कुराई, लेकिन दिल धड़क रहा था। कुछ नहीं भैया, जैसे रोज बनाती हूँ वैसे ही। भाइयों ने खूब खाया, तारीफ की। छोटा भाई ने कहा, दीदी कल भी यही बनाना। बिंदु ने हामी भरी, लेकिन रात को वह रोई। उसकी उंगली दर्द कर रही थी और मन में एक अजीब डर था। अगले दिन भाइयों ने फिर वही साग मांगी। बिंदु ने बिना खून के बनाई। स्वाद वैसा नहीं आया। भाई नाखुश हुए। कल जैसा क्यों नहीं, जादू कहाँ गया? उन्होंने जिद की। बिंदु ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन हर बार स्वाद फीका लगता। आखिरकार भाइयों ने गुस्से में पूछा, सच्चाई बता दीदी, कल क्या डाला था? बिंदु रो पड़ी, मजबूर होकर बोली, मेरा खून गिर गया था, उसी से स्वाद आया। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। बड़े भाइयों के चेहरे पर अजीब चमक आई। 5वां भाई बोला, अगर थोड़ा खून इतना स्वादिष्ट है तो पूरा मांस कितना मीठा होगा। अन्य भाई हंसे। चर्चा शुरू हुई। छोटा भाई चुप रहा, लेकिन उसके मन में डर था। उस रात ठाकुर गांव में चांदनी भी उदास लग रही थी। घर के कोने में बिंदु चुपचाप रो रही थी। उसने सुना था भाइयों की बातचीत। 5वां भाई की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी, थोड़ा खून इतना मीठा तो पूरा मांस तो अमृत होगा। बड़े भाई हंसे थे। छोटे भाई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी सांसें तेज थीं, डर से। सुबह होते ही बड़े भाइयों ने योजना बनाई। वे जानते थे कि अगर गांव में किसी को पता चला तो सब उन्हें पापी कहेंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया, जंगल में ले जाकर बहन को मार डालेंगे। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। बड़े भाई ने बिंदु से कहा, दीदी आज शिकार खेलने चलते हैं, तू भी चल, थोड़ा घूम आएगी, जंगल में फल फूल मिलेंगे। बिंदु समझ गई। उसके मन में डर था, लेकिन वह चुप रही। उसने सोचा, अगर भाइयों की इच्छा पूरी हो जाए तो शायद उनका मन शांत हो जाए। वह तैयार हो गई। छोटा भाई रोने लगा, लेकिन बड़े भाइयों ने उसे धमकाया, चुप रह, तू भी साथ चल। 7 भाई और बिंदु जंगल की ओर चले। जंगल घना था, बड़े बड़े साग, महुआ और बांस के पेड़। पक्षी चहक रहे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सन्नाटा था। जंगल के बीच में एक ऊंचा पेड़ था। भाइयों ने पहले से ही वहां मचान बना रखा था, लकड़ियों और रस्सियों से। बड़े भाई बोले, दीदी तू यहां चढ़कर बैठ जा, हम नीचे से शिकार करेंगे, जंगली जानवर तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिंदु चुपचाप मचान पर चढ़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई। ठीक है भैया। भाइयों ने धनुष बाण उठाए और जंगल की गहराई में चले गए। लेकिन वे सीधे एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गए, जहां से मचान साफ दिखता था। छोटा भाई रो रहा था, भैया मत करो, दीदी हमारी बहन है। बड़े भाई ने डांटा, चुप, अगर तूने रोया तो तुझे भी मार देंगे। बड़े भाई ने पहला तीर चलाया। तीर हवा में सनसनाया,
लेकिन बहन के बगल में जा गिरा। बिंदु रो पड़ी। उसने गीत गाना शुरू किया, पुरानी लोक धुन में। बिंदु बिंदु दादा तीक, भैया जान से मारना है तो सीधे छाती में मारो, इधर उधर क्यों चलाते हो। दूसरे भाई ने तीर चलाया, फिर चूक गया। तीसरे ने चूक। चौथे, पांचवें, छठे सबके तीर बहन के आसपास गिरे, लेकिन उसे नहीं लगे। हर बार बिंदु का गीत गूंजता, बिंदु बिंदु दादा तीक, भैया सीधे मारो, क्यों कष्ट देते हो। अब छोटे भाई की बारी आई। वह कांप रहा था। मैं नहीं मार सकता, दीदी ने मुझे पाला है। बड़े भाइयों ने गुस्से में कहा, अगर नहीं चलाया तो तुझे भी यहीं छोड़कर मार देंगे, चल। छोटा भाई ने आंसू बहाते हुए तीर दूसरी दिशा में छोड़ा। बिंदु बोली, भैया मेरी तरफ चलाओ, इधर उधर मत। छोटे भाई का हाथ कांप रहा था। अनिच्छा से उसने तीर चलाया। तीर सीधा बिंदु की छाती में लगा। बिंदु चीखी नहीं, बस मुस्कुराई और मचान से गिर पड़ी। उसकी सांसें थम गईं। भाइयों ने उसके पास जाकर देखा, बिंदु मर चुकी थी। छोटा भाई फूट फूट कर रोया। बड़े भाइयों ने कहा, अब काम पूरा करो। उन्होंने चाकू निकाले और बिंदु का शरीर काटना शुरू किया। मांस के टुकड़े अलग किए। छोटा भाई दूर खड़ा रोता रहा, दीदी दीदी। बड़े भाइयों ने मांस पकाने के लिए लकड़ियां मंगवाई। छोटे भाई को जंगल में भेजा। रस्सी छोटी दी लकड़ियां बांधने के लिए। छोटा भाई रोते हुए लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। रस्सी छोटी थी, बांध नहीं पा रहा था। आंखों में आंसू भर आए। तभी एक बड़ा नाग सांप वहां से गुजरा। सांप ने पूछा, क्यों रो रहा है बेटा। छोटे भाई ने सब बता दिया। सांप बोला, चिंता मत कर, मैं रस्सी बन जाऊंगा, लकड़ियां रखते ही बाहर आ जाऊंगा। छोटे भाई ने वैसा किया। सांप ने लकड़ियों को कसकर बांध दिया। इतनी लकड़ियां छोटी रस्सी से बंधी देख बड़े भाई हैरान हुए, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें छोटे भाई से कोई परवाह नहीं थी। वे तो हमेशा उसे ताने मारते थे। फिर पानी लाने के लिए घड़े में 7 छेद कर दिए। छोटा भाई कुएं पर गया। पानी भरता, लेकिन छेदों से गिर जाता। वह रोने लगा, अगर बिना पानी गया तो मार डालेंगे। तभी कुएं से मेंढक, मछली और केकड़े निकले। उन्होंने पूछा। छोटे भाई ने बताया। मेंढक बोले, हम छेद बंद कर देंगे, मछली चलेंगी, केकड़े चबाएंगे। तू बहन का मांस मत खाना, मछली और केकड़े खा लेना। छोटा भाई ने वैसा ही किया। रात को मांस पकाया गया। छोटे भाई ने चुपके से बहन का मांस एक दीमक टीले में डालकर मिट्टी से ढक दिया। बड़े भाइयों ने मांस खाया, छोटे ने मछली चबाई। हड्डियां चबाई तो केकड़े चबाए। किसी को शक नहीं हुआ। समय बीतता गया। ठाकुर गांव में सन्नाटा छा गया। बड़े भाई अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे पर पाप की काली छाया थी। वे खेत जाते, खाना खाते, लेकिन रात को नींद नहीं आती। छोटा भाई चुपचाप रहता। वह रोज दीमक टीले के पास जाता, जहां उसने बहन का मांस दबाया था। वहां फूल चढ़ाता, रोता और कहता, दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने रोकने की कोशिश की थी। एक दिन टीले पर कुछ अजीब हुआ। जहां मांस दबाया था वहां से एक छोटा सा पौधा निकला। दिन ब दिन बढ़ता गया। कुछ महीनों में एक लंबा, सीधा और चमकदार बांस का पेड़ खड़ा हो गया। पत्तियां हरी भरी, तना इतना सुंदर कि दूर से देखने पर लगता जैसे कोई दिव्य वाद्य यंत्र खड़ा हो। गांव वाले हैरान थे। ये तो कोई चमत्कार है। एक दिन एक जोगी, बाणम बजाने वाला सन्यासी, उस जंगल से गुजर रहा था। जोगी के पास एक पुराना बाणम था, बांस से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र जो संगीत से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता। जोगी ने वह बांस का पेड़ देखा और सोचा, ऐसा सुंदर बांस मिला है, इससे नया बाणम बनाऊंगा तो स्वर कितने मधुर होंगे। जोगी ने चाकू निकाला और बांस काटना शुरू किया। जैसे ही चाकू लगा, बांस से एक मधुर लेकिन दुखी आवाज निकली, ना काट रे जोगी, ये तो मेरे भैया ने लगाया है। जोगी डर गया। चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर से काटा, फिर वही आवाज, ना काट रे जोगी, ये तो मेरे छोटे भैया ने लगाया है। जोगी का दिल धड़कने लगा, लेकिन लालच ने जीत ली। उसने सोचा, आवाज है तो क्या, बांस तो बांस है, इससे बाणम बनेगा तो कमाई होगी। उसने पूरा बांस काट लिया। घर लाकर बाणम बनाया, तना काट कर, तार लगाकर, छेद करके। जब पहली बार बजाया, स्वर इतने मधुर निकले कि जंगल के पक्षी भी रुक गए सुनने। जोगी खुश हो गया। यह तो कमाल है, इससे तो राजा भी सुनेंगे।
जोगी बानम लेकर गांव गांव घूमने लगा। जहां भी जाता बजाता, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। बच्चे नाचते, बूढ़े आंसू बहाते। लेकिन जब जोगी ठाकुर गांव पहुंचा तो कुछ अलग हुआ। पहले बड़े भाई के घर गया, बानम बजाया। जैसे ही स्वर निकले वे मधुर नहीं रहे, कर्कश चीखती हुई आवाज आई, बाजरे के इंद्रा दुश्मन कर घर, बाजरे के इंद्रा दुश्मन कर घर। बड़े भाई चौंक गए, यह क्या आवाज है, बंद कर। उन्होंने जोगी को पीटा और घर से भगा दिया। जोगी दूसरे भाई के घर गया, फिर वही मधुर धुन कर्कश हो गई, बाजरे के इंद्रा दुश्मन कर घर। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे सबके घर में यही हुआ। हर बार बानम खुद ही वह धुन बजाता, बाजरे के इंद्रा दुश्मन कर घर, दुश्मन कर घर। भाई गुस्से में जोगी को मारते भगाते। जोगी समझ गया, यह बांस कोई साधारण नहीं, इसमें कोई आत्मा है। आखिरकार जोगी छोटे भाई के घर पहुंचा। जैसे ही द्वार पर खड़ा हुआ, बानम खुद बजने लगा। इस बार धुन मधुर थी, बहुत मधुर, जैसे कोई पुरानी लोरी, बहन की याद वाली। छोटा भाई बाहर आया। धुन सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। दीदी, ये दीदी की आवाज है। छोटे भाई ने जोगी से कहा, ये बानम मुझे दे दो, जो चाहो लो। जोगी ने सोने चांदी के आभूषण मांगे, छोटे भाई ने दिए। जोगी खुश होकर चला गया। छोटा भाई बानम लेकर घर में रखता, रोज उसे छूता, बजाता, धुन सुनकर रोता। लेकिन अब उसके मन में एक नई उम्मीद जागी, शायद दीदी कहीं है।